नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, कक्षा 10 की गणित के लिए चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 6 है, जहां पर हम तीसरे क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट 5 में हमने इसके 2 क्वेश्चन है जो सोल्व करके बताए हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो के पार्ट वाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 है, इसका थर्ड क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर हमें संख्या दी गई है पहले पॉइंट में 12, 15 और 21। इसके हमें यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, जिसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 के सबसे पहले निकालेंगे, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। इसी तरीके से अगर 15 के निकालें तो 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, सीधा 3 का लगाते हैं, 5 बार जाएगा, 5 में 5 का 1 बार जाएगा। और इसी तरीके से हम 21, 21 से इसके कर लेते हैं। 21 में 3 का जाएगा 7 बार, 7 में 7 का जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड ये रफ वर्क में हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को लिखने का मेथड क्या है। सबसे पहले संख्या 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, और जो इसके गुणनखंड है वो लिख देंगे। गुणनखंड है दोस्तों 2, 2 और 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इसी प्रकार से 15 के हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के यहाँ पर थे 3 और 5, तो 3 गुणा 5 हम लिखेंगे। इसी प्रकार से हम 21 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, और 21 के क्या थे, 3 गुणा 7। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। संख्याएं हमारे पास क्या थी, यहाँ हम लिखेंगे एचसीएफ। संख्याएं हमारे पास थी 12, 15 और 21, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, 15 और 21। ठीक है, इनके एचसीएफ क्या होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हम एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करते हैं तो उनके अलग अलग तरीके हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि जिन संख्याओं का हमने गुणनखंड किया है उसमें से कॉमन संख्या कौन सी है, और जो जितनी बार आएगा कॉमन उतनी बार हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो 1 3 आएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों फिर से 3 3 एक बार और आ रहा है तो और हम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। यहाँ पर 7 है, लेकिन दोनों में ऊपर 7 नहीं है, तो 7 को नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम ज्ञात करें एलसीएम, यहाँ पर संख्या है 12, 15 और 21, तो एलसीएम दोस्तों इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमें अधिकतम घात लेनी होती है, चाहे उभयनिष्ठ हो या ना हो। यहाँ पर देखिए 2 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 लेंगे। ठीक है, गुणा 3 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो 1 बार लिखेंगे। यहाँ पर 5 भी आया है तो 5 को लिखेंगे। यानी कि सभी जो गुणन होते हैं, सभी गुणनखंड होते हैं, वो सभी लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे। इनका सबका गुणा करा देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का गुणा 3 से कराएंगे 12, 12 का गुणा 5 से कराएंगे 60, और 60 का गुणा 7 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 420। तो 420 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यह है दोस्तों गुणनखंड विधि। इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर ये मैंने रफ वर्क बताया है समझने के लिए, इसे आपको यहाँ नहीं करना है, यहाँ आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। दोस्तों जो इसका सेकंड पॉइंट है उसमें हमें संख्याएं दी गई है 17, 23 और 29। यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि 17 एक अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या और 29 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है या केवल 1 से डिवाइड होती है, वही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हमें पता है कि 17 में 17 का भाग जाएगा, 23 में 23 का भाग जाएगा और 29 में 29 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर इनके जब गुणनखंड हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 17 के गुणनखंड क्या होंगे, 17 के अभाज्य गुणनखंड
17 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों 1 गुणा 17, क्योंकि 1 तो सबका होता है लेकिन दूसरी कोई संख्या नहीं है जो 17 को डिवाइड कर दे, तो केवल 1 ही होगा, तो 1 गुणा 17। इसी प्रकार से 23 के हम करेंगे, इसी प्रकार से 29 के हम करेंगे, तो 23 के भी क्या होंगे 1 गुणे 23 होंगे, 29 के क्या होंगे 1 गुणे 29 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए मेथड सबका सेम है, तो मैं बार बार ये चीजें नहीं लिख रहा हूँ कि 23 के अभाज्य गुणनखंड, ये आपको समझ आना है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर अगर हम HCF निकाल रहे हैं, सबसे पहले HCF हम देखें 17, 23 और 29 के HCF कितने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए जब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो वहां पर एक HCF सबका होता है। देखिए एक एक सब में कॉमन आ रहा है तो केवल एक ही इसका क्या होगा HCF होगा। अब अगर हम LCM ज्ञात करते हैं तीनों संख्याओं का, LCM 17, 23 और 29 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी गुणनखंडों को गुणा कराना है तो एक का गुणा तो सबका एक ही आएगा, लेकिन 17 गुणे 23 गुणे हमें करना 29, तो इन तीनों का जब हम गुणा कराएंगे पर दोस्तों हमारे पास संख्या आएगी 11,339। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट है वो है 8, 9 और 25, तीन संख्या हमें दी गई है। तीनों का इधर हम सबसे पहले तो गुणनखंड कर लेते हैं रफ वर्क में। 8 का देखिए क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा 4 बार, 4 2 से डिवाइड 2 बार और 2 2 से डिवाइड कितनी बार, 1 बार। इसके बाद में संख्या 9 है, तो 9 हमें पता है 2 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड करना होगा। 3 से 3 बार डिवाइड होगा, 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। इसके बाद में संख्या हमारे पास 25, 25, तो 25 5 से डिवाइड होगा 5 बार और 5 5 से डिवाइड होगा 1 बार। तो इस तरीके से सबके गुणनखंड हमने कर दिए हैं। अब 8 के गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा लिखना है 8 के अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि पहले से मैंने मेथड बता रखा है। ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, इसका हमने लिख दिया। 9 के क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे 3 गुणा 3 जो वहां पर हमने किया है। 25 25 के क्या लिखेंगे 5 गुणा 5। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एलसीएफ अगर हम ज्ञात कर रहे हैं, एलसीएफ हमें ज्ञात करना है 8, 9 और 25 का। तो जैसा कि मैंने बताया अगर कोई भी गुणनखंड सार्वनिष्ठ उभयनिष्ठ नहीं है तो वहां पर क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पर 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 यहाँ पर है, दोनों में ऊपर के नहीं है। तो यहाँ पर जब भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो उस स्थिति में जो भी संख्याएं दी गई है उनका एलसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो एलसीएफ तो 1 हो जाएगा। एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबकी अधिकतम घात लेनी है। यहाँ पर देखिए 2 3 बार आया है तो 2 की घात 3 लेंगे, 3 2 बार आया 3 की घात 2 लेंगे, और 5 2 बार आया तो 5 की घात 2 लेंगे। सभी को आपस में गुणा करा देंगे। तो देखिए 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, तो 9 का 8 से गुणा करा देंगे, 72 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 72 को हम 25 से गुणा कराएंगे, ठीक है। 72 को 25 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे 1800। तो 1800 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका चौथा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एलसीएम 306, 657 9 दिया है, एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एलसीएम हमें दो संख्याओं का दिया गया है 9 है, और एलसीएम हमें दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों गुणनखंड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने जब बेसिक समझा था तो मैंने आपको बताया था कि जब दो संख्याएं दी हुई होती है और एलसीएम एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो इसका संबंध क्या होता है कि जो दो संख्याएं दी गई है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं हमें ज्ञात है, एलसीएम यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ हमें दिया गया है। तो जो चीजें हमारे पास है वो पहले लिख देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ए जो है वो क्या है 657 है, बड़ी संख्या को मान लेते हैं। बी हम मान लेते हैं 306, दोनों में से किसी को भी आप मान सकते हैं। और यहाँ पर हमें एचसीएफ दिया गया है, देखिए कितना है एचसीएफ, यहाँ पर 9 है, और हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो यहाँ से जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बटे में एचसीएफ आ जाएगा और एलसीएम हमें ज्ञात हो जाएगा। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या बनेगा, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुना बी हम कर सकते हैं, ठीक है, बटे में हम रख सकते हैं एचसीएफ, ठीक है, दोनों का मान रख देंगे। ए और बी का मान देखिए क्या है, ए 657 है और बी यहाँ पर 306 है, बटे में हो जाएगा हमारे एचसीएफ जो हमें दिया गया था 9। अब देखिए 9 से कोई संख्या कट रही है तो कटा देते हैं। तो 306 9 से कट रहा है, कितने बार देखिए 9 का भाग 30 में जाएगा, 3 बार 27 आएंगे, 3 शेष रहेंगे, 36 होंगे, 9 चौके 36, यानी कि 34 बार ये संख्या कटेगी इससे। तो 34 का गुणा अब हम करा सकते हैं 657 से, तो जो गुणा हम कराएंगे वही इसका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों गलती से मैंने एलसीएफ लिख दिया था, यह है यहाँ पर एलसीएम। तो 657 का गुणा जब हम 34 से कराएंगे तो यहाँ पर ये होंगे दोस्तों 22,338।
तरीके से अगर एलसीएम एचसीएफ में से कोई भी एक दिया गया है, दो संख्याएं हमें दी गई है, तो हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका 5वां क्वेश्चन हो कुछ इस प्रकार से है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखने का देखिए मेथड समझ लीजिए। यहाँ पर हम जानते हैं तो है कि 6 की घात कोई भी प्राकृत संख्या होगी तो वह शून्य पर कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। कहने का अर्थ यह है कि 6 का हम कितनी भी घात लगाएं, स्क्वायर करें, क्यूब करें या घात 4 5 6 कितनी भी लगाएं तो इकाई अंक उसका शून्य कभी नहीं होगा। लेकिन इसे सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए। यहाँ हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 n जो है 0 पर समाप्त होती है। तो ये हम मान लेते हैं, माना कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जो यहाँ पर दोस्तों n क्या होगा, n नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है, तो n बिलोंग टू हम कह सकते हैं नेचुरल n, यानी कि n का जो साइन है नेचुरल प्राकृत संख्याएं हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं ये हो सकती है, कोई भी संख्या इसमें से हो सकती है, ठीक है, के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से डिवाइड होगी, यानी कि कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए 50 है, 500 है या 100 है, ठीक है, या 800 है, कितनी भी संख्या है, अगर इसका इकाई अंक ये 0 पर समाप्त हो रही है तो सभी संख्याएं 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि 5 की विभाज्यता का नियम है डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम कहते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से डिवाइड होती है। तो जब ये संख्या, जो संख्या हमने मानी है 6 की घात n, अगर समाप्त होती है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 की घात n जो संख्या है वह 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या होती है तो यह 5 से विभाज्य है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या, यानी कि संख्या जो 6 की घात n है, अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो 5 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यदि हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 6 के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, हम देखते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि अभी हम करते आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमें पता है 2 गुणा 3 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो इनकी घात n लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 ब्रैकेट के बाहर घात n के रूप के होंगे, जहां पर हम देख सकते हैं कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 यानी कि 2 और 3 है, जिसमें 5 का कोई स्थान ही नहीं है। अगर 5 का स्थान नहीं है तो 5 से डिवाइड कैसे होगा, नहीं होगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो 6 के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 या 3 से डिवाइड है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन 5 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है इसमें 5 का कोई स्थान ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 के गुणनखंड में इसका कोई स्थान नहीं है, अतः संख्या 6 की घात n 5 से विभाज्य नहीं होगी। जब दोस्तों 6 की घात n संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी तो इसका इकाई अंक भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक शून्य होता है या 0 पर वह संख्या समाप्त होती है तो जरूर से वह 5 से डिवाइड होगी। लेकिन यह 5 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ आगे हम लिखेंगे अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। यही इसका हल है। इसी तरीके से आपको भाषा के रूप में इसे लिखना है। यहाँ पर दोस्तों हम जान देते हैं कि 6 की घात कोई भी हो वह संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर यह हमें कारण देना है कि क्यों नहीं होती है, क्योंकि 6 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो 2 गुणा 3 के रूप के होते हैं, जिसमें 5 का कोई स्थान नहीं होता, और जब 5 का कोई स्थान नहीं होगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसके नीचे हम इसका कारण लिख देंगे कि यहाँ पर 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यहाँ पर हमें यह बताना है कि ये जो संख्याएं हमें दी गई है ये भाज्य संख्याएं क्यों है या अभाज्य संख्याएं क्यों नहीं है। देखिए दोस्तों, भाज्य और अभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाए या 1 से डिवाइड होती हो,
तो वह क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी है, जो एक के अलावा और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि खुद के अलावा या एक के अलावा उन संख्याओं का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। यदि कोई दूसरा गुणनखंड होगा तो वह डिवाइड होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 6 हम लेते हैं तो 6 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। यहाँ पर अगर हम 5 लेते हैं तो 5 केवल 1 से डिवाइड होगा और 5 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 तो सबका होता है, 1 और 5 के अलावा कोई इसका गुणनखंड नहीं है, तो ये किससे डिवाइड होगी, केवल 5 से। इसलिए ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यदि कोई संख्याओं में उनका सार्वत्रिक गुणनखंड आ जाता है तो वह क्या होती है, या विनिष्ट गुणनखंड आ जाता है तो वह भाज्य संख्याएं होती है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों संख्या हमें दी गई है 2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार हमारे पास 2 संख्याएं। पहली संख्या हमें दी गई है 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों 2 पद है। देखिए एक ये है, प्लस का चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर दूसरा पद ये होगा। ठीक है, गुणा के पद सभी होते हैं जो मिलकर के एक ही पद बनाते हैं, लेकिन प्लस माइनस के चिन्ह से पद अलग अलग बंट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 13 कॉमन आ रहे हैं, हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर दोस्तों 13 हम कॉमन लेंगे, 13 का भाग इसमें लगाएंगे पूरी संख्या में, 7 गुणा 11 बचेगा, तो 7 गुणा 11 और प्लस 13 का भाग 13 में एक बार। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 इन संख्याओं का एक गुणनखंड है, तो 13 एक अलग गुणनखंड हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये संख्याएं भाज्य होगी। तो इसका देखिए कारण किस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम कारण लिख देंगे कि प्राप्त संख्या का एक गुणनखंड 13 है, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए अगली संख्या की तरफ चलते हैं। तो संख्या हमें यहाँ पर दी गई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 2 पद है, एक ये पूरा है, एक प्लस 5 है, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 7 गुणा 6, 5 हमने कॉमन ले लिया, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ पर प्लस 1, क्योंकि 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, तो यही इसका कारण हो जाएगा। यहाँ पर प्राप्त संख्या का एक गुणनखंड 5 है, अतः यह संख्या भी क्या है, एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका अगला 7वां क्वेश्चन है, थोड़ा लिखने में बड़ा है, इसलिए मैं इसको बोल के आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर क्या उसका मेथड रहने वाला है, किस तरीके से उसको करना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सोनिया है जिसको 18 मिनट का समय लगता है, एक वर्ताकार पथ है उसका चक्कर लगाने में। यहाँ पर दोस्तों हमें ये पूछा गया है कि कितने समय बाद में वो दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, मेथड क्या है क्वेश्चन करने का। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमें ज्ञात इसमें क्या करना है, कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो ऐसी संख्या हमारे पास आएगी जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम किस तरीके से ज्ञात करना है, 12 और 18 का गुणनखंड विधि से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेथड क्वेश्चन का क्या है, हल यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या कहा गया है कि सोनिया को उसका चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोनिया को वर्ताकार पथ का चक्कर लगाने में लगा समय। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ताकार पथ है, उसका एक चक्कर लगाने में लगा समय, यहाँ पर हम एक भी लिख देते हैं क्योंकि एक के लिए हम करेंगे, तो समय इसे लगता है 18 मिनट का। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो रवि है, रवि को कितना लगेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रवि को वर्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय पूरा लिखना है। मैं यहाँ पर दोस्तों टाइम की बचत के लिए यहाँ पर मैं आपको सीधा समझा रहा हूँ। तो रवि को दोस्तों समय लगता है 12 मिनट का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये ज्ञात करने के लिए कि वह पुनः कितने समय बाद दोनों एक स्थान पर मिलेंगे, और दोनों का हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें 18 और 12 के क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 18 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ हम रफ वर्क में कर लेंगे। किस तरीके से, 18 के देखिए 2 से भाग जाएगा 9 बार, 9 में 3 का जाएगा 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार। इसी तरीके से हम 12 के निकाल लेंगे। तो 12 के कितने हो जाएंगे, 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड हम लिख देते हैं। 18 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3। ठीक है, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। ठीक है,
अब यहाँ पर 12 के अगर हम निकालते हैं तो 12 के अभाज्य गुणनखंड ऐसा पूरा लिखेंगे। इसके क्या हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12। अब यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम संख्या हमारे पास है 18 और 12, दोनों के किस तरीके से ज्ञात होंगे देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 एक बार आया, लेकिन यहाँ पर कितनी बार आया 2 बार, तो 2 का यहाँ पर हमें स्क्वायर करना होगा, यानी कि अधिकतम घात हम लेते हैं। और दोस्तों 3 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पर 1 बार आया है, तो 2 बार हमें लेना है, तो 3 की घात यहाँ पर भी हम 2 लेंगे। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 गुणे 4 कितने हो जाएंगे 36, तो 36 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया था रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहाँ पर हम इसके नीचे लिखेंगे रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मेथड है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आज हमने सोल्व किए हैं आपके समझ में आए होंगे। इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम इसका जो चैप्टर है वो क्लियर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।